इसके पीछे कौन है, क्या राजनीति है और किसी को भी छोड़ेगी नहीं। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम पाकिस्तान का अफवाह याद ध्यान में आएगा। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हद पे आगे नफरत यहाँ तक फैल रही है। पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस दंगे की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आखिर नागपुर में दंगा कैसे भड़का है? औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदूवादी संगठन पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीर दिखाइए जरा। और उस प्रदर्शन के जवाब में यह हुआ है, सड़कों पर उपद्रवियों की इतनी भीड़ कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, वो भीड़ जो हाथ में लाठी डंडे लिए आई और दंगा ऐसे भड़का कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों कह रहे हैं कि यह सुनियोजित दंगा है, ऐसे नहीं भड़का है। रातों रात किस तरह से हालात तनावपूर्ण हो गए, मुश्किल हो गए, आज वो सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। लोगों ने कहा कि हिंदू प्रतीक देख देख कर टारगेट किया गया, हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई। क्या नागपुर को जलाने की तैयारी थी? किसने भड़काया, किसने आग लगाई? आज इस पर बात करूंगी। इसी के साथ साथ यह भी कि नागपुर हिंसा क्या एक ट्रेलर था, जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, जिस इलाके से खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आते हो, उस इलाके में अगर इस तरह का दंगा हो सकता है तो क्या यह ट्रेलर है? क्या इस तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश है कि सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग शहरों में भी हम ये तस्वीर लगा सकते हैं, कर सकते हैं? आज महाभारत इस पर भी होगी। और साथ ही यह भी कि क्या नागपुर योगी मॉडल मांग रहा है? नागपुर में इन उपद्रवियों के चेहरे कैमरे में कैद हुए। लोगों की मांग है कि उनकी संपत्तियों पर अब बुलडोजर चले, यानी कि योगी मॉडल महाराष्ट्र के नागपुर में भी चलाया जाए। आज आपको उन लोगों की भी बात सुनाऊंगी जो नागपुर में कह रहे हैं कि बुलडोजर इलाज जरूरी है। एक बार फिर से वो बुलडोजर की डिबेट खड़ा कर गया है। ये जो दंगा हुआ, इसने एक बार फिर से बुलडोजर की डिबेट खड़ी कर दी, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे कहेंगे ये सही नहीं है। लेकिन क्यों सही नहीं है? जो उपद्रवी कैमरे पर दिख रहे हैं, जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, उनका क्या इलाज किया जाए, आज इस पर भी महाभारत करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं, एक एक करके तस्वीरें देखिए जो नागपुर हिंसा की तस्वीरें हैं। आप सोचिए, रात में अचानक इतनी भीड़ कहां से आ गई? इतनी भीड़ सोचिए जरा। आप सड़क पर देख रहे हैं पुलिसकर्मी इतनी संख्या में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा संख्या में उपद्रवी हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये लोग पुलिस पर भी पत्थर बरसा रहे हैं। आम लोगों पर तो बरसा ही रहे थे, पुलिस पर भी बरसा रहे हैं। ये भीड़ कहां से आई? आप देखिए जरा। ऐसे कई वीडियो है जिसमें आपको बहुत से लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। औरंगजेब के नाम पर यह हिंसा, यह उपद्रव क्यों है? दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर यह है, दूसरी तस्वीर देखिए। भीड़ तलवार डंडे लेकर आई। आप देखिए इन तस्वीरों को। पुलिस वाले खदेड़ रहे हैं तो ये लोग डंडे तलवारें लिए हुए गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। इनकी मंशा सिर्फ ये थी कि वहां हिंसा फैलाई जाए। ये तस्वीरें देखिए जरा। पूरी तरह से गाड़ियां जो लाइन में कतार में थी, उनके शीशे फोड़े, उन्हें आग के हवाले कर दिया। किस मानसिकता से इस उपद्रव को जन्म दिया जाता है? उपद्रव की मंशा हो, उसे करने का प्लान हो, तभी इस तरह की हिंसा होती है। यह देख लीजिए, भीड़ तलवारें डंडे लेकर आई थी। तीसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई। अब पुलिस वहां नियंत्रण के लिए पहुंची थी, क्योंकि खबर यह आई कि भाई दो गुटों में हंगामा हुआ है। वहां पर जो प्रदर्शनकारी औरंगजेब की कब्र हटाने की बात कर रहे थे, उनके खिलाफ यह प्रदर्शन शुरू हुआ कि इनको टारगेट करके चुन चुन कर इन पर हमला किया जाए। पुलिस पहुंची, पुलिस पर हमला कर दिया। देखिए, पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पुलिस को पीछे आना पड़ा। पुलिस पर डंडे, पुलिस पर पत्थर और बड़े बड़ी ईंटें वहां से फेंकी जा रही थी कि पुलिस वालों को भी बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। अब आपको चौथी तस्वीर दिखाती हूं। गाड़ियों में आग लगाई गई। अब इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। देखिए, ये व्यक्ति जो गाड़ी में आग लगा रहा है, ये पहले पैर से, वो तस्वीर अगर फिर से चला सकते हैं,
वो व्यक्ति पहले गाड़ी को अपने पैर से जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा हो, फिर उसे आग के हवाले कर देता है। और ये पूरी आग में जल रही गाड़ियों की तस्वीरें हैं। ये सब नागपुर से आई हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये गुस्सा निकाला जा रहा है, ये सिर्फ आग नहीं लगाई जा रही है। और ये आग लगाने के पीछे गुस्सा क्या है? क्या औरंगजेब की कब्र हटाने की जो बात कही जा रही है, प्रदर्शन, क्या वो इस हिंसा में तब्दील होगा? एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, ये तस्वीर देख लीजिए, ये बहुत कुछ कहती है। वहां डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, यानी कुल्हाड़ी से भी हमला करने की मंशा से आए थे पुलिस वाले, उसके शिकार हुए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वहां लोग पूछ रहे हैं कि आपको ज्यादा लगी तो नहीं। फिर इसके बाद इनको अस्पताल पहुंचाया गया। ये एक पुलिसकर्मी है और डीसीपी के तो हाथ पर कुल्हाड़ी चला दी गई। वो तस्वीर भी जरा दिखाइए, ये देखिए तस्वीर, डीसीपी के हाथ पर कैसे कुल्हाड़ी मारी गई है। उसके बाद खून से सना हुआ यह हाथ है, इमेज दिखाइए फिर से। खून से सना हुआ हाथ लेकर डीसीपी वहां से निकले। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उन्हें फोन करके पूछते हैं उनका हाल। लेकिन सोचिए, जो भीड़ डीसीपी पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर रही है, वो क्या कर सकती थी? आज महाभारत में बहुत सारे सवाल। नागपुर क्या सिर्फ ट्रेलर है? क्या औरंगजेब का कब्र हटाने का मुद्दा इतना रोष में ला सकता है एक वर्ग विशेष को कि वो इस तरह की हिंसा पर उतर आए? असल मुद्दा क्या था हिंसा का? आज इन सब पर बात करूंगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्या हिंदू चिन्हों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया? उन्होंने देख देख के हर एक गाड़ियों के ऊपर टारगेट कर करके फोड़ा। यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी पर सभी गाड़ियों को नहीं फोड़ा गया और हिंदुओं के घर में ही उन्होंने पथराव फेंके। जैसे स्वास्तिक बना है, अंदर मूर्ति है भगवान की, तो उसी गाड़ी को तोड़ा गया, जो दूसरी गाड़ी खड़ी थी उसको नहीं तोड़ा। जी बिल्कुल, जहाँ हिंदू चिन्ह है वहीं पे तोड़ा गया है और जो घरों पे भगवे झंडे लगे हुए हैं उन्हीं के घर पे पथराव भी किया गया है। किसी के घर पे खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश की गई है। सभी लोगों के हाथ में शस्त्र भी थे। क्या हमले के समय मुसलमानों ने अपनी गाड़ियां पार्किंग से हटा दी थी? प्लानिंग कर कर ये सब किया है। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहां, इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। क्या नागपुर में हुआ दंगा सुनियोजित था और दंगाइयों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया? ये देखिए, ये स्प्रे की बोतल है और आप इसको देखेंगे ये पूरे तरीके से काली हो चुकी है। बताया जा रहा है कि स्प्रे से जो केमिकल निकला उसमें आग लगाई गई और उसके बाद इसको फेंका गया उन सभी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में ज्वलनशील पदार्थ थे। नहीं, पहले तोड़े, बाद में टैंक खोल के जला दी गई। औजार से लेस थे, 200-250 का मजमा था, पूरे स्कार्फ बांधे हुए थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल रहे थे, हिंदू को काटो, हिंदू को मारो, ऐसा कर रहे थे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हाथों में तलवार लिए हुए हमलावर, पत्थरों से हमला करते हुए दंगाई, डंडे और तलवारें लेकर दंगाई, ट्रक में भरकर पत्थर लाए गए। देखिए कैसे उपद्रवियों की भीड़ ने नागपुर में बेतहाशा हिंसा की। नागपुर में हुई हिंसा बेहद चौंकाने वाली है। नागपुर में जो हिंसा की आग लगी, उसकी चिंगारी से सड़क से सदन तक कोहराम मच गया। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई ही केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिस पुलिस वाले पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ उसका वीडियो कॉल पर हाल भी जाना। हो सर, कुऱ्हाडीचा गाव आहे सर, टीपा आहे। अच्छा, हातावर लागला? यस सर, हातावर आहे सर। अच्छा, मग आता प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली, पण केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। नागपुर में हुई हिंसा ने सियासी गलियारे में भूचाल ला दिया है। ये जो दो समाज में दूरी निर्माण करना, विद्वेष फैलाना, अशांति फैलाना, कम्युनल राइट करना, ये सब सोचकर समझकर जो काम कर रहे हैं समाज कंटक, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का,
फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। तुरंत इन लोगों की पहचान करें और इनको ऐसा सबक सिखाएं जैसे कश्मीर में आज वहाँ का मुसलमान पत्थर उठाने से पहले 1000 बार सोचता है, वैसे ही महाराष्ट्र राज्य में अगर कोई भी पत्थरबाजी करने के लिए 1000 बार सोचे। हिंदू और मुसलमान के चश्मे से मत देखिए, उपद्रवियों को उपद्रव के तरीके से देखिए कि क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, क्या नारेबाजी हो रही है, क्या काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों नफरत बो रहे हैं और क्यों नफरत बो करके नफरत की आग में देश को जलाना चाहते हैं। कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। नागपुर में हुई हिंसा के बाद इलाके में कर्फ्यू है, पुलिस की एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। कार्रवाई की बात हो रही है तो सियासत भी फुल ऑन है। लेकिन महाभारत में आज सवाल है, क्या नागपुर एक ट्रेलर है? क्या औरंगजेब के मुद्दे पर अभी और विवाद बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हमारे साथ हैं। फराज किदवई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, नेता है एमआईएम के। और अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ फैज खान साहब भी जुड़ेंगे, कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। लेकिन मैं उससे पहले एक बड़ी खबर दिखा देती हूँ, क्योंकि नागपुर में जो कुछ हो रहा है, नागपुर में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन है। 5 एफआईआर दर्ज की गई है, 50 उपद्रवियों को हिरासत में अभी तक ले लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाकर दंगाइयों को तलाश रही है पुलिस। तो 5 एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है, लेकिन 50 उपद्रवी हिरासत में ले लिए गए हैं, क्योंकि कई उसमें साफ नजर आ रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, कई की तस्वीर, कई की शक्ल बिल्कुल साफ है। कुछ तो कैमरे पर दिखे तो अपनी शक्ल छुपाते हुए नजर आए, लेकिन जो मंशा है वो छुप नहीं सकती, क्योंकि वो तस्वीरों में कैद है। कहीं गाड़ियां जलाई हैं, कहीं हिंदू प्रतीक देखकर उन पे हमला किया गया है और कहीं भारी भीड़ जो पुलिस वालों को भी नहीं बख्शती है। अब मैं सीधे के शर्मा जी आपके पास शुरुआत करते हुए, नागपुर में जो कुछ हुआ है ये बहुत दुखद है, जो हिंसा हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि औरंगजेब के मुद्दे को इतना तूल दिया है कि ये हिंसा में तब्दील हो गया। ये तो का एक तरीका रहा है, शक्ल रहा है। हाँ। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि आज सुबह से जो मुस्लिमों के चैंपियन हैं, खासकर अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये तमाम लोग, आज इन सब की बोलती बंद है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ग विशेष ने पुलिस के हमला किया, उसके हाथ काटने का प्रयास हुआ है। तब आज अखिलेश यादव जो दिन भर में 3 बार बिना ब्रश किए भी सुबह उठते हैं, तो पहले मुसलमान 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 करते हैं, आज उनकी बोलती बंद है। आज उनमें कोई कंडेम नहीं कर रहे, अब बल्कि वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कुछ लोगों का बयान सुन रहा हूँ, इंडी गठबंधन के लोगों का, तो आश्चर्य। आज मुझे याद आता है अनीश चौधरी संभल का जो सीईओ है, उसका बयान। 7 दिनों तक समाजवादी पार्टी कपड़ा फाड़ के बाहर खड़ी थी, उसकी बॉडी एक्शन, उसके बोलने का ट्यून, उसको भैया गुंडा क्या क्या नहीं कहा। राम गोपाल यादव ने कहा किसी सीईओ को हमारी सरकार होगी हम जेल में डाल देंगे। उस सीईओ ने मात्र 2 समुदाय को समझाने की कोशिश की होली के पहले कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। पूरे देश भर में 7-8 दिन तक सारे टीवी चैनल में उसकी बॉडी एक्शन पर जो है चर्चा हो रही थी। आज मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज जब एक पुलिस डीसीपी अधिकारी के हाथ काटने की कोशिश हुई, आज पुलिस पर हमला हुआ, 33 पुलिस वाले घायल हुए हैं, इन सब के मुंह में दही क्यों जमी? इनसे पूछना चाहिए। आपकी पुलिस ने पूरा काम किया, आपने जो रिपोर्ट दिखाया उसमें स्पष्ट है। जो दूसरे समाज के लोग गए उसका भी रिपोर्ट उसने लिखा, में आपस में समझौता कराया, बातचीत कराया, लेकिन ये किसको अंदाज है कि आप मस्जिद से निकलोगे बड़ी संख्या में, नमाज पढ़ के निकलोगे और सीधा जाके हमला कर दोगे? ये तो मुझे भी नहीं समझ आता कि ये कौन सा मुस्लिम धर्म है, ये कौन सी शिक्षा है मुस्लिम समाज की। ये बड़े बड़े मुस्लिम धर्म के गुरुओं को चिंता करना पड़ेगा इस देश के अंदर में।
कि मस्जिद से निकलने के बाद सीधे पथराव करोगे, किसी को जान से मारने की कोशिश। जी आ रही हूँ आपके पास। क्या मस्जिद में ये शिक्षा मिलती है? हाजी जी आ रहे हैं आपके पास। हाजी जी बोलना चाह रहे हैं, रंगरेज जी को लीजिए। मुझे लगता है कि और एक सेकंड हाजी साहब, उन्होंने बड़ा एक उन्होंने एक वैलिड प्रश्न उठाया है। मुझे लगता है उस पर चर्चा करने की जरूरत है, उस पर बहुत गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि फैज साहब को भी दिखाइए जरा। फैज साहब भी स्टूडियो में आ गए हैं। फैज साहब, ये जो बात पूछी गई है, जो अभी के शर्मा जी ने उठाई, मैं उस पर पूछूंगी। हाजी साहब और फैज साहब को रखिए, मैं आ रही हूँ। अजय जी आ रही हूँ और डीजीपी सर के पास भी जाऊंगी, फराज साहब के पास भी जाऊंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इस तरह की जो तस्वीर सामने आती है, इस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्यों नहीं कंडेम करते हैं? सुबह से एक भी तस्वीर ये नहीं आई जिस तस्वीर में कहा गया हो कि इस तरह की हिंसा नापाक है, इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा गया है। और जो ये हिंसा कर रहे हैं उस पर क्यों मुंह सिल जाते हैं? भाई हाजी साहब पहले आप बोलिए, फिर फैज जी बोलेंगे। देखिए, जय भीम। जिस तरीके से आज की मीडिया और आज की जो भाजपा की जो पार्टी है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है, और जिस तरीके से अभी तो वहां पे जांच भी पूरी नहीं हुई, अभी से ही जो है मुसलमानों, ये कौन किसको निशाना बना रहा है तस्वीरों में? मीडिया और भाजपा के प्रवक्ता, इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? हाजी साहब, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मस्जिद से इन तस्वीरों में कौन किसको निशाना बना रहा है? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप वो हमेशा हमला आपका सीधा पत्रकारिता पे आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता, इन तस्वीरों पे सवाल नहीं पूछेगा क्या कोई पत्रकार? या मुंह सिल ले और बोले कि ठीक है भाई, हो रहा है तो होने दो? देखिए, बोलिए, आप इनसे सवाल पूछिए जो बीजेपी के नेताओं ने और जो इनके सहयोगी पार्टियां हैं और जो इनके सहयोगी दल है, वीएचपी, बजरंग दल, वीएचपी, इन लोगों के जो बयानबाजी थे कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ देंगे, ये तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हाजी साहब, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उन्होंने कहा औरंगजेब की कब्र हटा देंगे तो आप गाड़ियों को आग लगा देंगे? आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कहना इज इक्वल टू हिंसा? देखिए मैडम, मैं हिंसा का हम कंडेम कर रहे हैं, मगर इन बयानबाजियों से इस देश का भला नहीं होने वाला है। सही बात ये जो बयानबाजी भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री जब बयानबाजी करेंगे उसका ही तो ये रिजल्ट आ रहा है कि क्या बयान? अच्छा ठीक है, कौन सा बयान? कौन सा बयान चाहते हैं मुख्यमंत्री का? कौन सा बयान? फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का कौन सा बयान? कार सेवा कर देंगे, ये फडणवीस का बयान है। ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। जोड़कर देखना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। मुगलों से मुसलमानों को जोड़ना, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। देती नहीं है मैडम, आप बोलती ज्यादा है, सुनती कम है, यही आप नहीं। समस्या ये है कि आपको एक लाइन रटकर आप आते हैं, आपको उसी पर बात करनी होती है, आप सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दे पाते। हाजी साहब, मैंने कहा ये जो बयान आपने कहा ये देवेंद्र फडणवीस का बयान था। आपकी थोड़ी नॉलेज चेक कर लेती हूँ। आपने कहा कार सेवा की बात कही, क्या देवेंद्र फडणवीस ने कहीं भी ये कहा कि वो कार सेवा करेंगे? बता दीजिए मुझे। अरे जो इनके सहयोगी दल है, अब आपकी लाइन बदल गई, इनके सहयोगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। देखिए, खिलाफ क्या एनएसए लगाकर उनको जेल में डाला गया? नहीं, मेरा तो सवाल सिंपल है सर। हाजी साहब, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। फैज साहब आपसे पूछ रही हूँ, औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ। आप मेरे को क्यों नहीं बोलने दे रही? अरे तो भाई बाकी मेहमानों के पास ना जाऊं? आप इतनी देर बोल रहे हैं, फैज साहब चुप से सुन रहे हैं, अब उनके पास भी जाऊंगी ना। नहीं, बिना आपने रोके टोके मेरी बात ही नहीं सुनी। आपने बिना रोके बयान दीजिए ना कि रोकना टोकना ना पड़े। तक हमारी बात जाएगी क्या? आप ही बोलती रहेंगी तो फिर आप डिबेट भी आप खुद ही कर लीजिए, फिर आप ही बोलती। वैसे मैं मामला बहुत संवेदनशील है, मैं इस पर हंसना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके बयान पर कई बार हंसी आती है। आपने कोई एक ऐसी बात बोली कि मैं रोकू टोकू ना। हाजी साहब, देवेंद्र फडणवीस को आपने मिसकोट किया, आपने उन्हें मिसकोट किया। दूसरी बात, आपने कहा औरंगजेब की कब्र हटाने की बात करेंगे तो ऐसी हिंसा होगी। क्यों भाई? औरंगजेब की कब्र उठाने की बात अगर कहेंगे तो आप गाड़ियां जला देंगे? आप खुद सोचिए। फैज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। फैज साहब को लीजिए, डीजीपी सर को लीजिए। मैं फैज साहब आपसे देखिए रंगरेज भाई, यदि दाग हमारे दामन पे है ना, तो हम मीडिया और भाजपा को वॉशिंग मशीन बांटेंगे तो हमारे दामन का दाग नहीं जाएगा। हमको अपने दामन का दाग दूर करना है तो हमारे उलेमा, मुफ्ती, कारी और जो जिम्मेदार साहिबान हैं उनको आगे आना पड़ेगा और मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। बेशक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान शरीफ और अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन इसकी आड़ में कई असामाजिक तत्व दंगा फैलाते हैं कि कुरान शरीफ का अपमान हो गया,
कोई गुस्ताखे नबी हो गया और इन अफवाहों के माध्यम से इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जिम्मेदार लोगों को आना चाहिए और इन्हें समझाना चाहिए। यही बात कही जा रही है, केवल मीडिया और भाजपा में आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। अब दूसरी बात, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हो रही है, कोई कुदाल लेकर जा रहा है, फावड़ा लेकर जा रहा है, और आप ही कह रहे हैं कि हमको मुगलों से मत जोड़ो। तो अरे औरंगजेब की तरफ कोई भी बढ़े, आपको क्या करना है? 350 साल पहले वो दफन हो गया है, उसकी कब्र रहे ना रहे, आप आपत्ति करेंगे तो यही माना जाएगा कि औरंगजेब को आप अपना आदर्श मानते हैं, बाबर को आप अपना आदर्श मानते हैं, और फिर मोहम्मद बिन कासिम तक बात चली जाएगी जो गजवा हिंद के हिसाब से भारत में आया था। इसलिए यदि आप कह रहे हैं कि हमारे आदर्श नहीं है तो उनकी कब्र टूटे चाहे रहे, इससे हमको कोई भी मतलब होना नहीं चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए। और फिर से मैं कह रहा हूं, जैसा कि बार बार संजय राउत जी का बयान आज भी आया, और आज भी कई सारे मुसलमान नेता जिन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए था वो चुप है, जो होली के मुद्दे पर लगातार बोल रहे थे, जो सीए एनआरसी पर बोल रहे थे, आज दंगों पर वो नहीं बोल रहे हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन फसाद, जिसे कुरान शरीफ में मना किया गया है, फसाद फैलाने वाले लोगों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तो मुस्लिम क्यों उलेमा आगे नहीं आते? जो सवाल उठाया गया कि नागपुर में आरएसएस का कार्यालय है, यहाँ पर दंगा कौन कराएगा? जो आरएसएस नागपुर में एक तरह से उसकी तूती बोलती है, वहां पर संजय राउत कह रहे हैं कि आरएसएस के अलावा कोई दंगा नहीं करा सकता। मैं यही कहने वाला था कि संजय राउत जी का जिस तरीके से लगातार भड़काने वाला बयान आ रहा है, मैं फिर कहता हूं सुचरिता जी, फराज जी, संघ के कार्यालयों में मैं जाता हूं, हाँ। संघ के कार्यालयों में अशफाक उल्लाह खान की कहानी पढ़ाई जाती है, हवलदार अब्दुल हमीद की कहानी पढ़ाई जाती है, ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी पढ़ाई जाती है। और संघ पर यह आरोप लगा देना कि संघ का वो हेडक्वार्टर है, देखिए संघ की विचारधारा के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, तो उनका क्या स्टेटमेंट होता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बचपन में ईद के दिन मेरे घर खाना नहीं बनता था, मेरे मुस्लिम मित्रों के घर से मेरे यहाँ खाना आता था, मैं भी ताजिए के नीचे जाता। तो संघ की ये कभी भी पॉलिसी नहीं है कि नागपुर में हेडक्वार्टर है, दिल्ली में भी झंडेवालान में भी हेडक्वार्टर है, तो संघ का कार्यालय तो पूरे देश में है और विश्व भर में शाखाएं हैं। तो इसका क्या मतलब सारी जगह संघ दंगे फसाद कराता है? बिल्कुल नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री संघ की विचारधारा के हैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से चल। मैं एक बार फराज जी के पास जा रही हूँ। फराज जी, डीजीपी सर को लीजिए, अजय जी को लीजिए। फराज साहब, ये जरा बताइए, जो बात उन्होंने कही, मैं अपना सवाल कोई नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ, के शर्मा जी का सवाल पूछ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी का कोई बयान क्यों नहीं आया इस हिंसा को कंडेम करते हुए? सुचारिता जी, बहुत सारे सवालों का जवाब देना है जी। और जो मैं कहने जा रहा हूं उससे डीजीपी सर मुझे लगता है कि 100% अग्री करेंगे कि जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, वो उसको मजहब से जोड़ना मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। एक सागर खयामी साहब सही बात सुनिएगा सुचारिता जी, कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज़्यादा गर्म है। पतीली मतलब जिसमें खाना बनता है। अभी के शर्मा जी हमारे भाई हैं, इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो छोटे इंजन की है, बड़े इंजन की जो सरकार है वो 11 साल से है ही है। मुझे लगता है कि अब तक के तो चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है, मजबूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि आप लोग के पास सुचारिता जी बहुत सारी खबरें होती हैं, इसलिए कुछ खबरें छूट जाती होंगी। जी बताएं। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। हाँ। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो एक बलात्कार करता है। हाँ। और बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड तक भी मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बलात्कार होता है तो मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ होगी। ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है और मैं आपको इसको पढ़ करके बता रहा हूं, 2 लाइनें खाली। कि a youth allegedly raped a 7-year-old girl in Hathras, promoting reprisal from the mob who vandalized the mosque over the incident, police said. इसका तर्जुमा कर दीजिएगा अपने दर्शकों के लिए, इसका ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। हल्का सा छोटा सा ट्रांसलेशन मैं ये किए दे रहा हूं कि एक व्यक्ति ने क्योंकि बलात्कार किया तो मस्जिद के अंदर घुस करके उसको वेंडलाइज किया गया।
देखिए सुचारिता जी, मैं फिर से बोल रहा हूं फॉर गॉड सेक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि बंद करिए अब ये हिंदू मुस्लिम करना, बहुत हो गया। क्योंकि अगर एक बात आप करिएगा तो हम पूछेंगे कि चलती ट्रेन में अगर किसी का नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है तो वो कौन लोग थे? एक 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोच करके सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि ये शक होता है कि वो बिरयानी खा रहा है। एक 19 साल के लड़के को 30 किलोमीटर तक पीछा करके, वो हिंदू भाई बच्चा था हमारा, उसकी इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उनको लगता है कि कहीं वो गाय की स्मगलिंग में तो नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश में कहीं गैम्बलिंग हो रही होती है, जुआ हो रहा होता है, और कुछ लोग अगर हार जाते हैं उसमें पैसे, तो जो जीता होता है उसको काउ स्मगलिंग के नाम पर उसकी कस के पिटाई होती है। मतलब ये कौन सा प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अमृतकाल दिया हुआ है कि जहां बिल्किस बानो के नहीं फराज साहब देखिए, फराज साहब मैं आपसे कह रही हूं, आप अखलाक की बात करते हैं, पेलू खान की बात करते हैं, वो वहां पर आपको याद दिलाएंगे राजस्थान, वो आपको दिलाएंगे महाराष्ट्र याद, आपको दिलाएंगे पालघर याद। तो ऐसा करिए, उदाहरण दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं फराज साहब ये एक तरफा पहलू लेने वाली राजनीतिक दल, आप क्यों एक तरफा साइड लेते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्यों आप सिर्फ बार बार आपको अखलाक और पहलू खान याद आते हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, स्टेटमेंट में बोला याद आपको सब आने चाहिए, याद आपको सब आने चाहिए। जी हाँ, नहीं मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ, क्योंकि मैडम सुनिएगा तो मैंने अपने इतना लंबा सुना, अभी भी सुनना है। स्टेटमेंट में बोला कि सुचेता जी मुझे जवाब देने दीजिएगा। तो गलत मुसलमान करे तो गलत सिख करे, एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, जो करे वो गलत। लेकिन सर समस्या ये है, इन तस्वीरों पर आपने अभी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया कि अखिलेश यादव ने कोई कॉन्डेमनेशन नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो देश के बड़े नेता है, और मैं अखिलेश जी को देश का बड़ा नेता मानती हूँ, जो देश के बड़े नेता हैं उन्हें इस तरह की घटनाओं पर बोलना चाहिए। मुझे जवाब देना है। हाँ बोलिए के जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी, अजय जी के पास। हाँ जवाब दीजिए। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है, मामला है नागपुर का, हाँ वहां की हिंसा का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बोलती बंद है, एक शब्द नहीं बोल पाए, वो कतरन लेके हाथरस से लेके पीलू कान तक घूम रहे हैं। अरे जनाब मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में हिंदू मुसलमान किसने किया? हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए बना दिया और मुसलमानों से कह दिया कि शरिया के आधार पे चलो। आपने जो है रमजान के समय बिजलियां के लिखा 39 जिलों में बिजलियां मिलेंगी मुस्लिम बस्तियों को और हिंदू बस्तियों को नहीं। मुजफ्फरपुर नगर के दंगे पे आपने कहा मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को नहीं। आपने कहा 15% आरक्षण मुसलमानों को देंगे संविधान के विरुद्ध, तब भूल गए आप, तब हिंदू और नहीं समझ में आया आपको, तब समानता कहां चली गई थी? घास चरने। आज आपको समानता नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण, और ये सबसे बड़ा झूठ है सुचेता जी कि ये दंगाई होते हैं, आतंकी होते हैं, इनका धर्म नहीं होता है। ये धर्म ही सिखा देता है इनको। ये बकायदा रिपोर्ट क्यों है? कश्मीर के अंदर में मस्जिद से निकल के पथराव क्यों होता था? क्यों हुआ यहां मस्जिद से निकल के पथराव? मैं तो सर आज उन तस्वीरों को देख रही हूँ के क्यों बंद है? और एक बात और बता देता हूं सर, हाँ सुन लीजिए, बोलिए। प्राथमिक जांच की रिपोर्ट पर है कि मस्जिद के अंदर शाम को नमाज हो रहा था, उसके पहले समझौता करा दिया गया था। ये समाजवादियों की बोलती इसलिए बंद है क्योंकि इसमें इनको पता है कि किसने गुनाह किया। मैं एक बार सर मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, डीजीपी सर और अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर आपने इस तरह की बहुत तस्वीरें देखी होंगी। मैं ये जो तस्वीर आई है जिसमें गाड़ियां जला दी गई, जिसमें भीड़ की भीड़ सड़कों पर उतरी, जिसमें लाठी लिए हैं, तलवार लिए हुए हैं, और जो तस्वीरें इधर चलाइए जरा, वो तस्वीरें चलाइए जरा। मैं वो तस्वीरें देखकर हैरान हूं सर, क्योंकि एक व्यक्ति जो गाड़ी पर मार रहा है, वो जला रहा है, ये नफरत भरी तस्वीरें हैं। अब मैं इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए डीजीपी सर, पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा, वो वहां पर रोकने आए थे तो उन पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए गए, तलवारें, एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी सर, मैं आपकी पहली इस पर रिएक्शन पूछूंगी बतौर एक पुलिस ऑफिसर जब आप ये तस्वीरें देखते हैं। सर अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट।
सुचरिता जी, मैंने ऐसे कई सीन देखे हैं अपने करियर में, और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र और देश इस वक्त कुर्बानी मांग रहे हैं। दंगाई कोई भी हो, और ऐसे बड़े दंगाई हमने देखे हैं, पुलिस पे हाथ उठाने के पहले जिस वक्त आदमी जेब में हाथ डालता है कट्टा या निकालने के लिए, ये पत्थर, वहीं उसको ढेर कर दिया जाता है। हमारा एक तकिया कलाम है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। मुनासिब क्या होता है? एक थप्पड़ मारना भी है और गोली मार देना, वो भी सब मुनासिब की कैटेगरी में आ जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, मिनिमम एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फोर्स में, और मैंने कई बार यूज फोर्स किया। हमारे राजनीतिक मित्र मुझे क्षमा करेंगे, कितनी बार कोर्ट में, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूं और बेदाग आपके सामने बैठा हूं। लेकिन पुलिस वालों को कोई ये समझे कि पाकिस्तान से आए या चीन से आए हैं और उनके ऊपर घणासे से हमला करके निकल जाएंगे। मेरा आह्वान होगा नागपुर पुलिस को, इनको मकोका के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कर दें कुर्क, 5-5 लाख के इनाम की घोषणा कर दें जो टॉप 10 दंगाई हैं, और इनकी जब संपत्ति कुर्क हो जाएगी, इनका सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा खत्म। आप याद करें, मऊ, संभल, दिल्ली और ये जो 4 दंगे हुए हैं नागपुर के, इसमें आपको सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगी। प्रेपरेशन, कॉन्स्पिरेसी, अटैक पुलिस के ऊपर और आगजनी, और पुलिस जहां क्रियाशील थी, पहले संभल और फिर दिल्ली, आपने देखा होगा सब निष्क्रिय होकर ठंडे पड़ गए। मऊ में बहुत देर में जागे, और नागपुर में तो शायद अभी समय लगेगा नियंत्रण करने में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नागपुर और महाराष्ट्र कुर्बानी मांग रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रातों रात इनके घरों पे छापा मार करके एरिया डोमिनेशन करें, सुनिश्चित करें कोई भी दंगाई बचने न पाए। जो 2 जेसीबी जलाई, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की, और जिस तरीके से सामान्य जनता के घरों पर आक्रमण किया, पूजा की दुकानों पर आक्रमण करके आगजनी की, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होना चाहिए। मैं तो फिर कहूंगा, जिस तरह पहले पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था, जो सिमिलरिटी मैंने आपके सामने पेश की 4 दंगों की, दिल्ली, संभल, मऊ और नागपुर, इसमें देखें कि आखिर ये फंडिंग कहां से आई, तैयारी कहां से हुई। आपने बहुत बड़ी बात कही है। दोनों तरीके देखें। डीजीपी सर जो बात कह रहे हैं अजय जी, वो कह रहे हैं फंडिंग कहां से आई, जरा इसे समझिए। ये एक जैसा पैटर्न है। वो कह रहे हैं संभल में जो हुआ, मऊ में जो हुआ, अब ये नागपुर में जो हुआ, ये एक पैटर्न है। देखिए सुचरिता जी, डीजीपी साहब एक योग अफसर रहे और हमने इनका एसपी का, आईजी का, डीजीपी का कार्यकाल देखा है। दंगा होना किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, भारत की 28 स्टेटें, हिंदुस्तान की कौमी एकजुटता पर सवाल उठता है। लेकिन डीजीपी साहब को भी जानकारी होनी चाहिए कि दंगा अगर कहीं होता है, जब डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में और देश में इनकी सरकार है, ये तय हुआ था कि अगर दंगा कहीं होगा, कहीं चिड़िया का बच्चा पर नहीं मारेगा, तो फिर डीएम और एसएसपी को सस्पेंड किया जाएगा। क्या डीएम और एसएसपी को सस्पेंड किया गया? दंगा हुआ तो आखिर कैसे हुआ? दंगाई घुस कैसे गए वहां? ये जिम्मेदारी तो देश की सरकार है। सुचरिता जी, सरकार से आपने सवाल नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि औरंगजेब को, आपको शायद ये पता होनी चाहिए कि औरंगजेब 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में ही पैदा हुआ था। आखिर गुजरात से ही कनेक्शन, चाहे वो कोई भी रहा हो, क्यों आता है, ये भी क्वेश्चन मार्क चीज है। अब ये कहां, सच में कहां से कहां चले गए अजय जी आप? अजय जी आप कहां से कहां चले गए? बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप आपने मुझे टाइम दिया तो मुझे सुन लीजिए। नहीं, अच्छा बोलिए। औरंगजेब को जब ये पोस्टर बॉय बना लाते हैं, जब ये औरंगजेब का गुणगान करते हैं, औरंगजेब को पॉलिटिकल विंडेटे में ले आते हैं, अपनी राजनीति के हर क्षेत्र में उतार लाते हैं, और भाजपा आईटी सेल के लोग औरंगजेब की कबर में पहुंच के इन्विटेशन लेके पहुंचे कि जिन्नात बाहर निकलिए, बीजेपी को आपकी जरूरत है। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि दंगे जैसी चीजें, मैं तो कह रहा हूं मकोका से भी सख्त कार्यवाही अगर इन दंगाइयों पे लगाई जाए, लेकिन सबके ऊपर लगाई जाए, जो भी उसमें चिन्हित जो भी मिले उसके खिलाफ कार्यवाही। और तीसरी बात, नहीं सर, समस्या ये है, आप तो बोल रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा देश में हो गई, आपके नेता नहीं बोल रहे हैं अजय जी। इतनी बड़ी हिंसा हो गई कि पूरे देश चर्चा कर रहा है, नागपुर में क्या हो गया, आपके नेता मौन है, आपके नेता चुप है। इसे मैं रिवर्स कर देती हूँ, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो तब देखिए बयान कैसे आएंगे फटाफट। औरंगजेब में 37.5% ब्लड जो राजपूती ब्लड था, ये इतिहासकार बताते हैं, और 62 पॉइंट मुगल का ब्लड था। तो जो छाबाजी के 2 साले थे, जिनकी वजह से औरंगजेब ने घुस के, अरे सर ये मुझे ये बताइए अजय जी, यहाँ पर औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए आप बैठे हैं तो करिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है अजय जी। लेकिन मेरी समस्या इस बात में है फैज साहब, इस बात में है डीजीपी सर, कि औरंगजेब को डिफेंड तो करिए, लेकिन क्या अगर
अगर कोई औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए प्रदर्शन करेगा तो आप ऐसी हिंसा करेंगे? मुझे ये लिंक नहीं समझ आता अजय जी, मुझे ये लिंक नहीं समझ आता है। गृह मंत्री इस्तीफा दे। ठीक है, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। देखिए, आप इस्तीफा मांग रहे हैं ना, यही शायद लाइन है इस वक्त। सीएम बताएं इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे कौन है? उद्धव ठाकरे का बयान आया, वो कह रहे हैं सीएम फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए। नागपुर में जो हुआ है, डबल इंजन सरकार विफल रही है, ये उद्धव ठाकरे का बयान आया है। वो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे। नागपुर उनका गढ़ है, ये आरएसएस के मुख्यालय है, और यहां से अगर हिंसा हुई है तो देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बताती हूं। कांग्रेस का कहना है कि टी राजा सिंह को महाराष्ट्र में बैन किया जाए। मैं आ रही हूं के जी, मैं आ रही हूं। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह पर कांग्रेस ने हमला किया। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में बैन हो टी राजा सिंह। टी राजा सिंह ने दंगा भड़काया है, ये वाली लाइन ली है कांग्रेस ने। मैं आपको बताऊं जरा, मेरे साथ मैं आपको जो खबर बता रही हूं, टी राजा सिंह का बयान क्या था औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर। मैं एक बार, टी राजा सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। टी राजा सिंह जी, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने और आप जैसे नेताओं ने, कांग्रेस कह रही है कि औरंगजेब की कब्र हटाने की बात की, आपने नफरत फैलाई, उसी का नतीजा है नागपुर की हिंसा। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला नहीं, आज पूरे भारत देश के हिंदुओं की डिमांड है कि जो संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है वो हटाई जाए। जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हो या बजरंग दल के लोग हो या कोई भी हिंदुवादी संगठन के लोग हो, वहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक किया जा रहा है, उनकी मांग रख रहे हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, डिप्टी सीएम कहते हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, कईयों मंत्रीगण कह रहे हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, कईयों दूसरे पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हाँ खबर हटनी चाहिए। हाँ। तो भाई शांतिपूर्वक से जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। तो तुम ये कौन सा शांति का प्रोटेस्ट करो? तुम्हें भी करना चाहिए था शांति तौर पर प्रोटेस्ट, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? नागपुर में नमाज पढ़ने, यानी तुम लोग तो कहते हो कि भाई रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ही पवित्र महीना होता है और हम लोग बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच क्या है? पवित्र महीना मानने वाले लोग आम इंसान पर पत्थरबाजी करते हैं, जहाँ पर भगवा दिखता है उस भगवे घर पर, उस भगवे गाड़ी पर हमला करते हैं, आने जाने वाले निहत्थे हिंदुओं पर, आम जनता पर तुम लोग हमला करते हैं पत्थरों से, कईयों लोग घायल हुए हैं। हाँ। जो पुलिस तुम्हें रोकने के लिए आती है, लगभग 35 पुलिस के कांस्टेबल अधिकारीगण घायल हुए तुम्हारे हमले में। लगभग एक डीसीपी के बड़े लेवल के अधिकारी पर तुम लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयत्न किया। 3 डीसीपी लेवल के बड़े अधिकारी उस हमले में घायल हुए हैं। तो ये सोच है क्या? देखिए, तुम्हारी सोच में हमारी सोच में बहुत अंतर है, और हम किसी भी हालत में, भले ही तुम लोग कितने भी दंगे फसाद कर माहौल बिगाड़ने की क्यों ना कोशिश कर लो, लेकिन औरंगजेब की खबर अब महाराष्ट्र की धरती से उखड़ की रहेगी। बहुत बड़ी गलती की। टी राजा सिंह जी, ये आप जो ये कहते हैं ना, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, आप पर यही आरोप लग रहा है, आप नफरत फैलाते हैं, इसीलिए कांग्रेस कह रही है आपको बैन कर देना चाहिए महाराष्ट्र से। आप नफरत ही फैलाएंगे और दंगे करवाएंगे, ये कांग्रेस का आप पर आरोप है। अब आपको बैन करना चाहिए, महाराष्ट्र में आने नहीं देना चाहिए आपको। देखिए, जब हम नफरत फैलाने वाले आपको दिखते हैं तो क्या ओवैसी क्या गुड़ खिलाकर जाता है इन कांग्रेसियों को? क्या अकबरुद्दीन आकर क्या इनको मीठी क्या रोटी खिलाकर जाता है लोगों को? जब अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण महाराष्ट्र में देते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, तब ये कांग्रेसी अपना मुंह बंद करके क्यों बैठते हैं? भाई, हमारी इच्छा है, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पा कर मारा है, ऐसे क्रूर औरंगजेब की खबर को उखाड़ी जाए। हम शांतिपूर्वक से हम बात कर रहे हैं,
हमारी बात को हम रख रहे हैं, लेकिन तुम वही महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक कांग्रेस पार्टी के विधायक बनते हो, अपने आप को हिंदू कहते हो। क्या तुम्हें वो औरंगजेब का क्या अत्याचार नहीं दिखता है? हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब की कब्र को प्रोटेक्शन तुम लोग दे रहे हो इस प्रकार का भाषण देकर। और रही बात हमारे पर प्रतिबंध लगाने की, तो मैं उस कांग्रेस के विधायक जी को कहना चाहूँगा, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाइए या हमें जेल में डालिए। हमारा जो संकल्प है, जब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा ना, तब तक औरंगजेब की कब्र जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं एक बार जरा वापस के शर्मा जी के पास जाती हूँ और फैज साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब, ये जो बातें कह रहे हैं के शर्मा जी, आपने भी सुना, फैज साहब आपने भी सुना, हाजी साहब आ रही हूँ, उन्होंने सीधे बोला कि आपके नेता के लिए बोला है। वो कह रहे हैं ओवैसी साहब जो बातें कहते हैं वो क्या बहुत प्रेम भरी होती हैं, वो क्या चाशनी वाली हैं, वो भी तो नफरत फैलाते हैं, उन पर कोई कुछ नहीं बोलता कि उन्हें बैन किया जाए महाराष्ट्र से। देखिए सुचार्ता जी, जो कुछ नफरती चिंटू इस देश में हैं, जो लगातार इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो दंगा प्रायोजित करते हैं, और जितने भी पूर्व में हमारे अधिकारी रहे हैं पुलिस के, उनका ये भी मानना है कि जब तक सरकार ना चाहे तब तक कोई दंगा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका मतलब है कि सरकार खुद चाहती है दंगा, और किस दंगे से किन लोगों को फायदा होता है ये तो जग जाहिर बात है। दंगे से ही भाजपा का जो जन्म हुआ, और आज भाजपा जो है तीसरी बार सरकार बना के जो आज केंद्र में, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देखिए आप सब राजनीति खत्म कर दीजिए। आप प्रधानमंत्री बन गए, आप सूबे में मुख्यमंत्री बन गए, आपके राष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके राज्य मंत्री, सब हिंदू, मगर आप हिंदू भाइयों को अरे डी राजा सिंह गोरक्षक है, गोरक्षा करते हैं, मैं भी गोरक्षक हूँ, और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझसे ये कहते हैं, हाँ मैं खाता हूँ बीफ, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, शर्म नहीं आती इनको? एक गोरक्षक यदि महाराष्ट्र में है तो आपको आपत्ति हो रही है। ये लोग कांग्रेस वालों को मीठी गोलियां नहीं खिलाते डी राजा भैया, ये लोग बीफ का समर्थन करते हैं, गोमांस का समर्थन करते हैं, जो खुलेआम सड़कों पर कहते हैं और मंचों से कहते हैं। और मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस भी दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी है, उनकी मानसिक दयनीय अवस्था देखिए। दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ था और गुजरात में मोदी जी का जन्म हुआ था, तो दोनों की तुलना करो। आओ मैं तुलना करता हूं। मोदी जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चादर भेजते हैं, औरंगजेब सूफी संतों को मारता है, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता है, और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। औरंगजेब तीर्थ यात्रा पर कर लगाता है और मोदी जी कुंभ के लिए निःशुल्क ट्रेन चलाते हैं, और ईद पर तोहफा है मोदी 32 लाख मुसलमानों को दिया जा रहा है। औरंगजेब का इतिहास उठाकर देख लो, उनके अब्बा लोगों का इतिहास उठाकर देख लो कि क्या हिंदुओं को कभी दिवाली में, होली पे उन्होंने तोहफा दिया है? नहीं दिया है। तो दोनों गुजरात में पैदा हुए और दोनों में तुलना करना है तो आपको ऐसी तुलना करना होगा। और फराज भाई एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती तब होती जब आप पीड़ित हिंदुओं के लिए बोलते। 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर कश्मीर और मोपला और यहां तक बोलते कल जो हुआ, तब हिंदुस्तान की खूबसूरती होती। पर मैं चीज पूछ रही हूं, मैं डीजीपी सर आपसे पूछती हूं, क्योंकि वहां पर जो बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर भी बुलडोजर चलाया जाए या योगी मॉडल हो, बुलडोजर चला दिया जाए। जिन लोगों को पहचान किया है उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए। आप इसके हिमायती हैं डीजीपी सर? सुचरिता जी, मैंने पहले निवेदन किया था कि इसमें जितनी भी सख्ती की जाए वो कम होगी। सबसे पहले मैंने कहा था मकोका और एनएसए दोनों लगाएं, चल अचल संपत्ति कुर्क करें। बुलडोजर यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन कानून की परिधि में जिसके नाजायज प्रॉपर्टीज हैं उनको तबाह करना ये देश का, समाज का धर्म है, उनको तबाह करें। इसलिए बुलडोजर जहां कानूनी तौर से चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में दी, वहां चलना चाहिए, फौरन से पेशतर चलना चाहिए और उसकी नजीर बननी चाहिए। और इस दंगे का श्वेत पत्र बना करके घर घर तक पहुंचाए, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचाए। ये जो दंगाई किए हैं ये इनके द्वारा आखिरी दंगा था, इसके बाद ये दोबारा जिंदगी में दंगे की स्पेलिंग भूल जाएंगे, करना तो छोड़ दीजिए। राजा सिंह से एक सवाल पूछना चाह रही हूं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस को भनक क्यों नहीं थी, पत्थर इकट्ठा किए गए, वहां पर प्लानिंग हुई थी। तो मैं जरा इसका सवाल लूं टी राजा जी, आप भी बोल रहे हैं ये प्लानिंग थी सुनियोजित, तो पुलिस को पता नहीं चला, वहां सरकार को पता नहीं चला?
ट्रेनिंग इनकी जो इनको जो भाषण दिया जाता है ना, वहां तक पुलिस नहीं जाती, मस्जिद के अंदर पुलिस नहीं जा सकती है। और जहां ये लोग पत्थर जमा करके रखे, छुपा के रखे, वो स्थान पर पुलिस नहीं जा सकती, क्योंकि वो मस्जिद है। मस्जिद के अंदर पुलिस नॉट अलाउड होती है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में पत्थर जेबक में, पेट में, वहां छुपा कर लाकर सडन पब्लिक पर हमला करते हो, तो पुलिस भगवान थोड़े जो इस सब चीज पर ध्यान रखे, सब चीज तुरंत पुलिस को पता चल जाए। लेकिन देखिए पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। एक एक दंगाई को सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जा रही है। लगभग नागपुर के बहुत सारे लोग नहीं है, बाहर से लोगों को बुलाया गया नमाज पढ़ने के लिए। बाहर से लोगों को ये कहा गया कि अगर बाहर से बुलाया गया है तो पुलिस इसकी जांच करेगी। बाहर से बुलाया गया, इस हिंसा के पीछे कौन है, ये पूरा देश भी जवाब चाहता है। देवेंद्र फडणवीस से भी, महाराष्ट्र सरकार से भी, क्योंकि एक एक उपद्रवी को चिन्हित कीजिए और इसकी तह तक जाइए, ये सब मांग कर रहे हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको